हाय फ्रेंड्स। प्रोसेस मैनेजमेंट टॉपिक में ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें कि हम लोग शेड्यूलर और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शेड्यूलर क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था। तो शेड्यूलर को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे एक और जो इस टॉपिक का इस प्रोसेस मैनेजमेंट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोसेस क्यूज। तो बेसिकली ये प्रोसेस क्यू है क्या? तो प्रोसेस क्यू यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के प्रोसेस क्यू है, रेडी क्यू, सस्पेंडेड और वेटिंग क्यू और जॉब क्यू। सो ये क्यू जो है वो बेसिकली एक मेमोरी पूल है, यानी एक स्टोरेज एरिया है जहां पे वो सारे प्रोसेस स्टोर होंगे जिनको एग्जीक्यूशन के लिए जाना है। तो एग्जीक्यूशन के लिए जाना है तो जैसा कि हमने देखा था प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट थे। तो डिफरेंट स्टेट क्या थे कि कोई प्रोसेस इमीडिएट अभी क्रिएट हुआ है, न्यू स्टेट में है। कोई प्रोसेस है जो कि सीपीयू में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, दैट मीन्स वो रेडी स्टेट में है। कोई प्रोसेस है जो प्रोसेसिंग के दरमियान इनकम्प्लीट रह गया और सस्पेंड हो गया है और आईओ इवेंट की वजह से या फिर जो आपका इंटरप्ट्स की वजह से वो सस्पेंड हो गया है, तो वो वेटिंग मोड में चला जाता है। तो ये हमने वहां पे स्टेट्स को देखा प्रोसेस के। तो उन्हीं प्रोसेस स्टेट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिफरेंट पूल्स बनाए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहां पे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट के प्रोसेस जाके एकोमोडेट होंगे। तो जब रेडी क्यू की बात करते हैं तो ये वो मेमोरी पूल है जहां पे कि जो प्रोसेस इमीडिएट जाने के लिए तैयार है सीपीयू को, इन रेडी स्टेट। द प्रोसेस इज इन रेडी स्टेट स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। और ये जो रेडी क्यू होता है ये बेसिकली मेन मेमोरी में होता है। ये मेन मेमोरी को यूज किया जाता है रेडी क्यू को बनाने के लिए। और जो हम शेड्यूलर की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इस रेडी क्यू के लिए काम करता है। वहीं पे जो हमारा दूसरे टाइप का मेमोरी पूल है जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंडेड या वेटिंग क्यू, यहाँ पे वो सारे प्रोसेस आके स्टोर होंगे जो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आईओ इवेंट या इंटरप्ट्स की वजह से जिनका प्रोसेसिंग इनकम्प्लीट रह गया, तो उन सारे प्रोसेस को प्रोसेसर से सीपीयू से हटा के इस पूल में लाके रखा जाएगा ताकि वो फिर दोबारा प्रोसेसिंग के लिए जा सके जब उनका आईओ इवेंट्स या इंटरप्ट्स कंप्लीट हो जाए। और जो तीसरे तरह का क्यू है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं जॉब क्यू, या इसको कहीं पे मेमोरी क्यू भी कहा जाता है या मेमोरी पूल भी कहा जाता है। तो जब हम लोग जॉब क्यू की बात करते हैं तो ये वो मेमोरी पूल है, जैसे ही कोई जॉब क्रिएट होता है, कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, तो वो इमीडिएटली जिस जगह पे स्टोर होगा उसको हम लोग कहते हैं जॉब क्यू। तो जॉब क्यू और सस्पेंडेड क्यू, इन दोनों क्यू के लिए नॉर्मली सेकेंडरी स्टोरेज को इस्तेमाल किया जाता है। नाउ अब शेड्यूलर की बात करते हैं कि शेड्यूलर क्या है। प्रोसेस शेड्यूलर यानी जितने सारे प्रोसेस है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा है और वो डिफरेंट स्टेट्स में है। और जब वो डिफरेंट स्टेट्स में है तो डिफरेंट स्टेट्स को स्टोर करने के लिए डिफरेंट मेमोरी पूल भी हमारे पास था, जिसको भी हमने जाना रेडी क्यू, सस्पेंडेड क्यू और जॉब क्यू। तो जब डिफरेंट क्यूज है और डिफरेंट स्टेट की वजह से डिफरेंट पूल है, और लेकिन जब इतने डिफरेंट पूल हैं तो हर पूल के पास एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होगा जो शेड्यूल करेगा कि किस प्रोसेस को हमें आगे भेजना है, किस प्रोसेस को आगे सेंड करना है प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ हमारे पास तीन तरह के शेड्यूलर हैं। पहला है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा मीडियम और थर्ड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म, यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात की गई, पहले तो मैं शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बेसिकली इसको हम लोग सीपीयू शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू शेड्यूलर यानी सीपीयू को भेजा जाने वाला जो भी प्रोसेस होगा वो उसको शेड्यूल कौन करेगा, तो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करेगा। तो सीपीयू को कौन सा प्रोसेस भेजा जाएगा, तो वो प्रोसेस जो रेडी मोड में है, जो रेडी स्टेट में है, उस प्रोसेस को सीपीयू को शेड्यूल करने के लिए सीपीयू को भेजा जाएगा। तो जो प्रोसेस रेडी स्टेट में है वो प्रोसेस किस क्यू में है, तो रेडी क्यू में है।
तो यानी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है रेडी क्यू के लिए, यानी रेडी क्यू में नंबर ऑफ प्रोसेसेस ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो कौन सा प्रोसेस सेंड किया जाएगा सीपीयू को फॉर एग्जीक्यूशन। सो इस शेड्यूलर का जो मेन गोल होता है वो सिस्टम के परफॉर्मेंस को बूस्ट करना होता है, यानी सीपीयू को वेट ना करना पड़े, उसको चुनना ना पड़े कि कौन सा प्रोसेस लेना है कौन सा प्रोसेस नहीं लेना है। यहां पहले से शेड्यूलर ये सारा डिफाइन कर देता है कि हाँ इमीडिएट जैसे ही एक प्रोसेस कंप्लीट हो तो ये वाला प्रोसेस प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को भेजा जाएगा। सो दिस हेल्प्स यू टू सेलेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस। जैसा मैंने भी आपको कहा बहुत सारे प्रोसेस है जो कि एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, जिनको सीपीयू को एलोकेट करना है। यहाँ पे एक डिस्पैचर होता है जो ये कंट्रोल करता है कि कौन सा प्रोसेस भेजा जाएगा सीपीयू को। और मेन मेमोरी को जैसे मैंने आपको बताया कि यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के तौर पे। वहीं पे जब मीडियम टर्म शेड्यूलर की बात करते हैं तो मीडियम टर्म शेड्यूलर बेसिकली है कि हमने अभी इमीडिएट जब हम बात कर रहे थे सस्पेंडेड क्यू और वेटिंग क्यू की, तो सस्पेंडेड क्यू बेसिकली क्या था कि वैसे प्रोसेस जो आईओ रिक्वेस्ट की वजह से इंटरप्ट्स की वजह से जो इनकम्प्लीट रह गए तो उनको सीपीयू स्वैप आउट कर देता है। हमने पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या हो रहा है, सीपीयू कोई प्रोसेस को बाहर भेजा दैट इज स्वैप आउट, और कोई प्रोसेस अंदर गया फिर उसको हम लोग स्वैपिंग कहते हैं। तो बेसिकली कोई प्रोसेस आईओ इवेंट की वजह से जब स्वैप आउट हो रहा है और वो एक पूल में जाके स्टोर हो रहा है जिसका नाम है सस्पेंडेड क्यू और वेटिंग क्यू। तो अब बहुत सारे प्रोसेस जो आईओ इवेंट की वजह से आके इस पूल में स्टोर हैं, तो अब इन सारे प्रोसेस को फिर दोबारा कंप्लीशन के लिए सीपीयू को भेजना है। तो ये काम कौन करेगा, तो यहाँ पे जो मीडियम टर्म शेड्यूलर जो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है वो ये डिसाइड करता है कि विच पर्टिकुलर प्रोसेस इज फॉरवर्ड टू प्रोसेसिंग टू रेडी क्यू। यहां से वापस सस्पेंडेड क्यू से रेडी क्यू पे भेजा जाएगा और फिर रेडी क्यू से सीपीयू को भेजा जाएगा। और अगर फिर कोई आईओ इवेंट रहता है तो वो फिर से वापस सस्पेंडेड क्यू में आएगा। फिर मीडियम टर्म शेड्यूलर वहां पे शेड्यूल करेगा कि किस प्रोसेस को भेजना है, वो रेडी क्यू में जाएगा। रेडी क्यू में शेड्यूलर है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, वो प्रोसेस देखेगा कि किसको भेजना है, और ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। तो ये मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम है। वहीं पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात करते हैं तो जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, इसको हम लोग जॉब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के साथ साथ जॉब शेड्यूलर के भी नाम से जानते हैं। तो जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो उस प्रोसेस को मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए लोड करना होता है। तो ये जो काम हो रहा करेगा वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है। सो सेकेंडरी स्टोरेज को जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फिगर को सब देख के समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और जो अभी हम लोगों ने मेमोरी पूल की बात की वो कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जॉब पूल है जिसको हम लोग कह रहे हैं मेमोरी पूल है, जहां पे हमारा क्रिएट जो न्यू प्रोसेस क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे आया है। न्यू प्रोसेस जो क्रिएट, जितने सारे प्रोसेस जो अभी न्यू स्टेट में है वो इस जगह पे स्टोर है। और अब ये यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होगा, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यहां से एक प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा कि किस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए भेजना है। तो वो यहां लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इस जॉब पूल से प्रोसेस को सेलेक्ट करके वो रेडी क्यू को पास करेगा। रेडी क्यू एक मेमोरी पूल था। अब यहाँ पे कौन से प्रोसेस हैं जो रेडी स्टेट में है सीपीयू को भेजे जाने के लिए, जो कि बिल्कुल रेडी हैं, जिनका एग्जीक्यूशन सीपीयू कर सकता है। तो अब रेडी क्यू में भी एक से ज्यादा प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है कि इस रेडी क्यू से इसी प्रोसेस को पिक करके और वो सीपीयू को भेजा जाए। यहाँ एक डिस्पैचर होता है जो ये देखता है कि उसे सीपीयू को भेजना है या फिर सस्पेंडेड क्यू को भेजना है। तो डिस्पैचर भी एक होता है जो इस फिगर में यहाँ पे आपको नहीं दिख पा रही होगी। इसके अलावा सीपीयू, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने सीपीयू को भेज दिया कोई प्रोसेस, प्रोसेसिंग के दरमियान उस प्रोसेस में कोई आईओ इवेंट हुआ तो वो भेज दिया गया आईओ वेटिंग क्यू में, जिसको सस्पेंडेड क्यू कहते हैं। और यहाँ मीडियम टर्म शेड्यूलर फिर शेड्यूल करेगा
कि यहाँ पे अगर एक से ज्यादा प्रोसेस है तो कौन सा प्रोसेस फिर वापस उसको रेडी क्यू में लोड किया जाए ताकि वो फिर से सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द process scheduler, long term scheduler, short term scheduler, medium term scheduler, and all the memory pools, job pool, ready queue, and waiting queue. So this is the basic difference between long term, short term, medium term. First of all, long term is also known as job scheduler, short term is CPU scheduler, and medium term is known as swapping scheduler. क्योंकि swapping scheduler इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इनकम्प्लीट है, तो उसको सीपीयू से बाहर भेजा गया, तो दैट इज स्वैपिंग का काम हो रहा है। प्रोसेस को एक जगह से स्वैप करके दूसरी जगह भेज रहे हैं। इट इज आइदर एब्सेंट और मिनिमल इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम में। टाइम शेयरिंग सिस्टम की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की वहां जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि वहां पे सीपीयू के टाइम को डिवाइड किया जा रहा है, तो वहां पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इस काम को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करेगा। इसीलिए जहां पे जब आप देख रहे होगे कि इट इज इनसिग्निफिकेंट इन द टाइम शेयरिंग ऑर्डर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की बात कर रहे हैं। और मीडियम टर्म शेड्यूलर की दिस शेड्यूलर इज एन एलिमेंट ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोसेस आया, टाइम शेयरिंग बेसिकली क्या है, इसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करें। ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस टाइम को डिवाइड किया गया है, सीपीयू के टाइम को डिवाइड किया गया, और यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। कभी कभार प्रोसेस इनकम्प्लीट ही होगा और वो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बर्स्ट टाइम को यूज किया गया है, छोटा छोटा टाइम स्लाइस दिया गया है प्रोसेस को। तो यहाँ पे मीडियम टर्म शेड्यूलर का यूज ज्यादा होगा। जब स्पीड की बात करें, फास्ट कौन है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो कंपेयर करें अगर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से, तो ये इसकी स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है क्योंकि ये सीपीयू, इसको सीपीयू के साथ हैंडल करना होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सीपीयू की स्पीड काफी ज्यादा होती है। वहीं पे जब मीडियम टर्म की बात करते हैं तो इसकी स्पीड, और ये मीडियम स्पीड ऑफर करता है। और जब इस तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मेमोरी पूल से या जॉब पूल से पिक करता है अपने प्रोसेस को, वहां पे शेड्यूलिंग का काम करता है। जबकि प्रोसेस जो रेडी स्टेट में होता है, जिसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजना होता है, वहां पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है। और जो प्रोसेस को वापस बैक टू मेमोरी भेजना है यानी स्वैप आउट करना है, वहां पे मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब जब हम लोग प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की बात करें तो प्रोसेसर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बेसिकली है क्या? तो अभी हमने कहा कि हमने देखा अभी कि हमारे पास एक मेमोरी पूल है जहां पे बहुत सारे प्रोसेस है, वहां पर से हमें एक प्रोसेस को पिक करना है और उसे फॉरवर्ड करना है। तो ये जो एक प्रोसेस को पिक किया जाएगा उस पूल से, तो उसको पिक करने के क्या मैनर्स होंगे, किस प्रोसेस को पिक किया जाएगा। अगर हमारे पास 10 प्रोसेस है तो 10 में से कौन सा प्रोसेस हमें पिक करना है, ये डिसाइड करने के लिए देयर आर वेरियस एल्गोरिदम्स, और उन एल्गोरिदम्स को हम लोग कहते हैं प्रोसेसर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो ये प्रोसेसर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी में दो कैटेगरी होती है ब्रॉडली इसकी। एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव और दूसरा होता है प्रीएम्प्टिव्स। तो जब हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव की बात करते हैं तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स वैसे एल्गोरिदम्स होते हैं कि अगर हमने किसी प्रोसेस को सेंड कर दिया है प्रोसेसर को, सीपीयू को, और वो प्रोसेस सीपीयू को चला गया है प्रोसेसिंग के लिए, तो सीपीयू जब तक उस प्रोसेस को कंप्लीट प्रोसेस नहीं कर लेगा तब तक वो किसी दूसरे रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगा। वहीं पे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स वैसे एल्गोरिदम्स होते हैं कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए गया है सीपीयू को और इसी दरमियान, और इसका जॉब कंप्लीशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसी दरमियान कोई दूसरा प्रोसेस इससे हाई प्रायोरिटी का आ जाता है, तो उस प्रोसेस को इनकम्प्लीट छोड़ के और पहले इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी वहां से प्रोसेस को हम विदाउट कंप्लीशन हटा सकते हैं। तो ऐसे एल्गोरिदम्स को हम लोग कहते हैं प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स। So non-preemptive, a scheduling discipline in non-preemptive, if once a process has been allotted to the CPU cannot be
टेकन अवे फ्रॉम द प्रोसेस। मतलब एक बार हमने प्रोसेस को सीपीयू अलॉट कर दिया, तो जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा सीपीयू को हम लोग वहां से हटा नहीं सकते हैं। वहीं पे प्रीएम्प्टिव की जब बात करते हैं तो सीपीयू कैन प्रोसेस अ न्यू रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीटिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। यानी अगर कोई नया रिक्वेस्ट आ जाता है तो जो करंट प्रोसेसिंग चल रही है उसको वो क्या कर सकता है, बिना कंप्लीट किए नए रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। इसका मतलब है सीपीयू को हम उस प्रोसेस से हटा के नए प्रोसेस को अलॉट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स को हम लोग कहते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को हम लोग प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स कहते हैं। जब हम लोग इस एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की, तो हम लोग यहाँ पे मोस्टली 6 तरह के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें भी 3 पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। पहला है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, सेकंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड मल्टीपल लेवल क्यूज शेड्यूलिंग। तो अपर 3 एफसीएफएस, एसजेएफ और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।